ओके, सो लास्ट जो सेशन था हमारा, उसमें हमारा यहाँ तक हम पहुंचे थे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर इफ यू सी, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, और फिर जब मैं ए को सी से कंपेयर करता हूँ तो इट ऑटोमेटिकली शुड मीन कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं गलती से ऐसा कोई एरर कर दूं कंपैरिजन करते हुए कि मैं इसको उल्टा कर दूं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैटल एरर है, राइट, जिससे हमारा सारा डिसीजन क्राइटेरिया खराब हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, अब अगर हम इन चीजों को सामने रखें तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने पहले स्टेप में पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाया, तो उस वक्त ही मेरे पास कोई ऐसा मेथड हो कि मैं इस कंपैरिजन में अगर कोई एरर है तो चेक कर लूं। बट अनफॉर्चुनेटली जो कंसिस्टेंसी रेशियो है ना, उसके फॉर्मूला में या उसको चेक करने के लिए हमें प्रायोरिटी वेक्टर चाहिए होता है, राइट। तो इसका मतलब है जब मैं प्रायोरिटी वेक्टर की स्टेज पे पहुंचूंगा, जब मैंने पहला पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद मैंने उसको नॉर्मलाइज कर लिया, नॉर्मलाइज करने के बाद जब मैंने पेयर वाइज कंपेयर सॉरी जो प्रायोरिटी वेक्टर है वो बनाया, तो यहाँ पे आके मैं फिर अपनी कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करूंगा। इज इट क्लियर? कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करने के लिए मुझे एक्चुअल में ये वाला वेक्टर चाहिए होता है। तो मैं जब ये वेक्टर बना लेता हूं तो फिर मैं कहता हूं मजीद बाकी स्टेप करने से पहले इट्स बेटर कि मैं चेक कर लूं कि मैंने जब शुरू में कंपैरिजन किया था उसमें मैंने कोई गलत कंपैरिजन ना कर दिया हो, उसमें मेरे पास कोई एरर्स ना आ गए हो। इज इट क्लियर? यस। अगर ओके, सो कंसिस्टेंसी रेशियो चेक कैसे करनी है ये प्रोसीजर मैं बाद में बताता हूँ, राइट। अभी के लिए हम ये सारा हमने समझ लिया, बेसिक प्रोसीजर समझ लिया, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या है कि मेट्रो को ना अपनी एक प्रोडक्ट बनानी है टूथपेस्ट की, और उसके लिए वो तीन जो उसके पास अवेलेबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे वो टूथब्रश खरीदना चाह रहा है। ठीक है, एक उसके पास मेडिकेम है, एक रीच है, और तीसरा जो प्रोडक्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो है ओरल बी। वो इन तीन में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसने ये देखना है कि मैंने कॉस्ट वाइज भी इन तीनों को कंपेयर करना है, मैंने रिलायबिलिटी उस प्रोडक्ट की कितनी है वो भी देखना है, डिलीवरी टाइम कि अगर मैं इसको बड़ा ऑर्डर दे देता हूँ कि मुझे अपने मेट्रो स्टोर के लिए इतनी 1000 टूथब्रशेस चाहिए, तो क्या वो टाइमली डिलीवरी देता है या नहीं देता। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास इन तीनों क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि कॉस्ट वाइज मेडिकैम कितने का है, रीच कितने का है, ओरल बी कितने का है। इसी तरह रिलायबिलिटी मेडिकैम कितना है, रीच कितना रिलायबल है, ओरल बी कितना रिलायबल है। इसी तरह डिलीवरी टाइम के लिहाज से मेडिकैम का क्या स्टेटस है, रीच का क्या है, ओरल बी का है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर या अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं तो मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे लेक्चर स्लाइड पे क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी वो बन जाती है, इसलिए यहाँ पे फिलहाल सिर्फ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। बाकी इंफॉर्मेशन जब रिलायबिलिटी को हम देखेंगे उस वक्त आ जाएगी। इसी तरह जब डिलीवरी टाइम की बात है तो वो एक एक लाइन सारों के बारे में लिखी होगी। यहाँ तक क्लियर है ये बात? यस। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मेट्रो जो है वो सॉरी जो हमारे पास मेडिकेम है वो 100 का है, रीच जो है वो 80 का है, और ओरल बी जो है वो 144 का है। ये इंफॉर्मेशन है। बहरहाल अब हम अपना पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि ओवरऑल गोल क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स क्या है, इसको हम लिखेंगे। तो भाई हमारा ओवरऑल गोल क्या है? टू सिलेक्ट द बेस्ट ब्रश मैन्युफैक्चरर, और इसको हमने इस क्राइटेरिया की बेस पे करना है। कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड डिलीवरी टाइम, इन तीन क्राइटेरिया की बेस पे बेस्ट सेलेक्ट करना है। और किन में से सिलेक्ट करना है? ये तीन मेरे पास डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स हैं, मेडिकेम है, रीच है और ओरल बी है। इन तीनों में से एक को सिलेक्ट कर, ये मेरे पास पहला स्टेप है जिससे मेरा पूरा सिनेरियो जो है वो मुझे क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद
हमने कहा कि पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाना है, तो वो पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स हर क्राइटेरिया के लिए बनाना है। मैंने आपको बताया था हर क्राइटेरियन के लिए अलग अलग बनाना है। तो पहला क्राइटेरियन हमारा है कॉस्ट का, हम उसके लिए बनाएंगे। लेकिन जब आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम कुछ स्कोर्स यूज करेंगे, जो मैंने उस वक्त बताया था कि हम स्कोर्स को डिस्कस करेंगे। अगर एक चीज दूसरी चीज से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्रेफर्ड है तो हम उसको 9 का स्कोर देते हैं, राइट। जैसे हमारे एग्जांपल में एक चीज लेट से 80 की है और दूसरी 144 की है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड होगा, ऑलमोस्ट डबल के करीब करीब ये पहुंचा हुआ है। तो मे बी मैं इसको वेरी स्ट्रांगली प्रेफर्ड भी कर सकता हूँ, मैं इसको मे बी एक्सट्रीमली प्रेफर्ड भी कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अच्छा, जी। एक्सट्रीमली प्रेफर्ड के लिए मैं कहूंगा कि ये 9 स्कोर है, और वेरी स्ट्रांगली के लिए कहूंगा 7 स्कोर है, स्ट्रांगली प्रेफर्ड के लिए मैं कहूंगा 5 है, मॉडरेटली प्रेफर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ 3 है, और इक्वली प्रेफर्ड दोनों चीजें अगर बराबर हो, एक की कीमत 80 है और दूसरी की भी 80 है, तो मैं कहूंगा दोनों बराबर है, इक्वली प्रेफर्ड हो रही है। करेक्ट? उस केस में मैं 1 स्कोर दूंगा। अच्छा, इन दोनों के दरमियान के स्कोर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 9 है, ये 7 है, मैं 8 स्कोर दूं, दैट मींस कि वेरी स्ट्रांगली और एक्सट्रीमली स्ट्रांगली के दरमियान, राइट। और इसी तरह 7 भी दे सकता हूं, दैट मींस स्ट्रांगली और वेरी स्ट्रांगली के दरमियान में। करेक्ट? देन इसी तरह मैं यहाँ पे, सेवन तो ऑलरेडी जी सॉरी, सेवन तो ऑलरेडी सिक्स, सेवन ऑलरेडी और सेकंड पे हमने सिक्स सिक्स, असाइन किया। या 6, ठीक है, थैंक यू। और ये 4 कर दूंगा, मॉडरेटली और स्ट्रांगली प्रेफर्ड के दरमियान, ठीक है, इधर 3 और 5 है। एंड इसी तरह 2, अगर इक्वली और मॉडरेटली में थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जांपल अगर ये 85 का है या 85 है, तो अब मैं क्या करूंगा, 2 का डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं इन दोनों के दरमियान में कर दूंगा, राइट। तो ये स्कोरिंग मैकेनिज्म जो है ये हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम कंपैरिजन मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। तो अब ये हम देखते हैं कि पहले वाला कंपैरिजन मैट्रिक्स जो है वो कॉस्ट की बेस पे कैसे है, यहाँ पे आएंगे। पहला काम मैंने ये किया कि मैंने जो मेरे पास डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको मैंने कॉलम में भी लिख लिया, मतलब रोज वाइज भी लिख लिया, और यहाँ पे उनके कॉलम्स भी बना लिए, 3 कॉलम बन गए। पहला कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ मेडिकेम वर्सेस मेडिकेम, तो दोनों इक्वल हैं, और जब इक्वली प्रेफर्ड होता है तो हम क्या स्कोर देते हैं, 1। 1। अच्छा, अब आपको कीमत याद है मेडिकेम कितनी थी? आई थिंक 100। एक मैं देख लेता हूँ। मेडिकेम वॉज 100, रीच 80, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेडिकेम वॉज 100, रीच वॉज 80, और ओरल बी जो है वो 144। अच्छा, अब आप इनको कंपेयर करें, मेडिकेम वर्सेस रीच, आपको क्या लगता है, मेडिकेम को प्रेफर करेंगे या रीच को प्रेफर करेंगे? मैं रीच को प्रेफर करूंगा, मेरी वो सस्ता है ना। क्योंकि हाँ, तो और कितना कॉस्ट प्रेफर कम करेंगे? है। अब ये डिपेंड करता है, मतलब सब्जेक्टिव डिसीजन है। मैंने उसे 1/3 कर दिया, राइट। और 3 किसको इंडिकेट कर रहा है, मॉडरेटली प्रेफर्ड को, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है? देखें, अगर मैं इरेज करके सारा बताता हूँ। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास मेडिकैम 100 का है और रीच 80 का है। तो जब मैंने मेडिकैम को कंपेयर किया रीच के साथ, तो रीच को प्रेफर करूंगा मैं। दैट मींस मैं इधर नीचे वाले कॉलम में, ये नीचे वाली रो में, रीच को जब मेडिकैम से कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा कि रीच मॉडरेटली प्रेफर्ड है, विच इज 3, और मेडिकैम इसका इनवर्स है। करेक्ट? इसी तरह मैं यस। जब मेडिकैम को ओरल बी के साथ करूंगा, तो अब मेडिकैम 100 का है, ओरल बी 144 का है, राइट। तो मैं इसको मे बी स्ट्रांगली से एक्सट्रीमली वेरी स्ट्रांगली के दरमियान में कर लूं,
स्ट्रांगली 5 है और वेरी स्ट्रांगली क्या है 7। ठीक हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का दरमियान क्या है, जिसको मैंने 6 कर दिया, और ये अगर 6 है तो ओरल बी वर्सेस मेडिकेम कितने हैं, वो 1/6 हो। इज इट क्लियर सो फार? जी। ओके। अच्छा, अब अगला कंपैरिजन हमारा आ रहा है और वो है रीच वर्सेस मेडिकेम। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रीच वर्सेस रीच कितना होगा 1, क्योंकि दोनों सेम ही है। वन। अच्छा, अब 80 वर्सेस 144। अब देखिए 100 और 144 को मैंने 6 स्कोर दिया हुआ है, तो 80 वर्सेस 144 को मैं 6 से ज्यादा दूंगा, ऐसा ही है ना? तो मैंने उसको 7 दे दिया, 8 भी दे सकता हूँ, 9 भी दे सकता हूँ, राइट? इट वुड बी अ सब्जेक्टिव डिसीजन। और यहाँ पे फिर 1/7 हो जाएगा। और लास्ट कंपैरिजन है ओरल बी वर्सेस ओरल बी एंड इट वुड बी 1। तो ये मेरी पहली पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बन गई, दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। Shall I move forward now? यस। ओके। अब अगला स्टेप है इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज हम कैसे करते हैं? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह नंबर लिख लो फ्रैक्शंस में, या फिर आप उसका 1/6 का जो भी 0.33 whatever जो आता है ना, वो लिख लो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन तीनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आया है 25/6। आपकी मर्जी है, इसको आप फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट कुछ कर लो, या आप इसी तरह फ्रैक्शंस में रखो। इसी तरह 1/3 को आप चाहो तो डेसिमल में ले आओ, 1/7 को ले आओ, और इन तीनों को ऐड कर लो, वो भी आपके पास डेसिमल में आ जाएगा। फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कर लें। ये बहरहाल सीधा सीधा होल नंबर्स हैं, तो हमने 14 ले लिया। अब अगले स्टेप पे मैंने क्या करना है, ये जो भी मेरे पास कॉलम सम आया है उसको सबसे डिवाइड कर देना, राइट? डेसिमल में करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन मैंने बहरहाल फ्रैक्शन में किया हुआ इसको। तो ये मैंने जब उनको डिवाइड किया तो मेरे पास ये नंबर आए। सबको मैंने 25/6 से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास आंसर आया। इसी तरह सबको मैंने 31/21 से किया, तो ये आंसर आया। सबको मैंने 14 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आंसर आया। आप चाहो तो इसको फर्दर वो कर सकते हो, 7 1 7 7 2 14, जो आप करो, या इसको आप 0.5 लिखना चाहो डेसिमल में, तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो। नो, नो। अच्छा, अब नंबर 4 पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि अब हमें इसका प्रायोरिटी वेक्टर चाहिए बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो मैंने इसी तरह अब मैंने कहा था कि इनकी रोज को आपने एवरेज आउट करना है। तो मैं इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो मेरे पास 0.296 आ गया। इसी तरह रीच को, इस कॉलम पूरे रो को ऐड किया, उसको 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 0.63 आ गया। यहाँ पे मैंने किया तो मेरे पास 0.069 आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेडिकैम, जिसकी कीमत गालबन 100 थी, वो 29.6% प्रेफर्ड है, और रीच जिसकी कीमत 80 थी, वो सबसे ज्यादा कॉस्ट की बेस पे प्रेफर्ड है, विच इज 63.2%। ऑरल बी जो है वो 144 का था, तो कॉस्ट की बेस पे उसकी प्रेफरेंस सिर्फ 6.9% या ऑलमोस्ट 7% आई। इन तीनों को ऐड करें तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट 1 होना चाहिए, 0.99 भी हो सकता है, 1 पॉइंट, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, राइट? लेकिन ऑलमोस्ट 1 होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। यस, और अगर वन आए तो इसका मतलब आपने, मतलब। हाँ, कोई कैलकुलेशन में एरर किया होगा, ओके। राइट? अच्छा, अब मेरे पास
मैंने आपको कहा जो स्टेप 4 है वो कंसिस्टेंसी रेशियो है, और उसका मकसद सिर्फ एक चीज चेक करना है कि मैंने जो शुरू में प्रायोरिटाइजेशन की थी, शुरू में जो वो मैंने कंपैरिजन किया था उसमें एरर ना हो। अदरवाइज इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ अपने उसको डबल चेक करने के लिए है कि यार हमने कंपैरिजन ठीक किया था। तो इस स्टेप को हम बाद में देखेंगे, राइट। मैंने आपको कहा कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, फिलहाल खुद स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज आपका वो पूरा फ्लो टूट जाएगा। अच्छा, अब मैंने जब पहला कंपैरिजन मैट्रिक्स बना लिया, अब अगला कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाऊंगा रिलायबिलिटी की बेस पे। अब रिलायबिलिटी के बारे में मैंने आपको कहा था कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेट्रो ने अपना सर्वे किया है या पूछा है लोगों से, जो भी किया है उसकी बेस पे मेडिकेम जो है वो वेरी स्ट्रांगली प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू रीच, और इक्वली टू मॉडरेटली प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू ऑरल बी, और जो ऑरल बी है वो स्ट्रांगली प्रेफरेबल है टू रीच। ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं से मिली है। हमने अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स, तो मेडिकैम वर्सेस मेडिकैम रिलायबिलिटी के लिहाज से 1 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब मेडिकैम वर्सेस रीच, अब आप बताएं, मेडिकैम इज वेरी स्ट्रांगली प्रेफरेबल टू रीच, तो ये कितना होना चाहिए? 7 7। ठीक है, 7 ये 7 है, तो रीच और मेडिकैम के कंपैरिजन में ये 1/7 हो जाएगा। ये मैंने साथ ही लिख लिया। इसी तरह मेडिकैम वर्सेस ऑरल बी, वो क्या है? इक्वली से मॉडरेटली प्रेफरेबल, राइट, दैट मीन्स 2। 2 और ये ऑरल बी है वो 1/2 यहाँ पे देगा एज कंपेयर टू मेडिकैम। फिर हम अगला कंपैरिजन करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए, तो रीच वर्सेस रीच 1 हो जाएगा। रीच वर्सेस ऑरल बी वो ये है, ऑरल बी स्ट्रांगली प्रेफर्ड है, मींस रीच जो है उसका रेसिप्रोकल होगा। अब हम रीच को ऑरल बी से कर रहे हैं, तो ऑरल बी स्ट्रांगली प्रेफर्ड है ना, दैट मींस ये 1/5 होगा, और ऑरल बी वाला जो है वो रीच में 5 होगा, करेक्ट। yes और इसी तरह ऑरल बी वर्सेस ऑरल बी 1 हो गया। अब हमारे पास ये पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स आ गया। अब इसका अगला स्टेप क्या है? इसको हमने नॉर्मलाइज करना है। अब नॉर्मलाइज करने के लिए क्या है? कॉलम्स हम लेंगे, कॉलम्स हम लिया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास नॉर्मलाइज मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद मैंने प्रायोरिटी वेक्टर बनाना है, तो प्रायोरिटी वेक्टर जब मैंने किया तो मैंने इसी तरह डिवाइड करके एवरेज की। तो दैट मीन्स okay रिलायबिलिटी के लिहाज से मेडिकैम की रिलायबिलिटी 59.1% बेहतर है, और ऑरल बी की 33.4% है, और इसकी जस्ट 7.6% रीच की। ठीक हो क्या? तो दूसरा क्राइटेरियन की बेस पे भी मुझे इन तीनों की प्रायोरिटी पता चल गई कि कौन सी चीज कितनी बेहतर है। अब अगला स्टेप अगेन मैंने आपको कहा कि वो हमें कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करने का है, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अब हमने आखिरी जो क्राइटेरियन है दैट इज डिलीवरी टाइम, उसकी बेस पे चीजों को चेक कर। अब डिलीवरी टाइम के लिए फिर अगेन इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है कि मेट्रो ने ये देखा है कि डिलीवरी टाइम के लिहाज से मेडिकैम और ऑरल बी दोनों इक्वल है, दोनों का टाइम एक जितना ही है। लेकिन मेडिकैम वर्सेस ऑरल बी, ठीक है, वो दोनों स्ट्रांगली टू एक्सट्रीमली प्रेफर्ड है रीच से। तो इसका जब मैं पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो अब आप देखिए मैट्रिक्स जो मेडिकैम वर्सेस मेडिकैम है वो क्या होगा? 1 1। मेडिकैम वर्सेस रीच, मेडिकैम वर्सेस रीच, very मेडिकैम strongly to extremely एक्सट्रीमली, ठीक है, दैट मींस very एक्सट्रीम strongly to 7 और 9 के दरमियान 8, राइट। अच्छा, ये वो 1 लिखे हुए हैं वो पहले मैंने कंपेयर कर लिया इस सेंटेंस से कि मेडिकैम वर्सेस मेडिकैम भी 1 है, मेडिकैम वर्सेस ऑरल बी जो है वो भी 1 है। ये लिखा हुआ है ना, मेडिकैम इज इक्वली प्रेफरेबल टू yes ओरल। yes equal ये मैंने 1 1 वाले पहले लिख लिया, ठीक है। अब मेडिकैम टू रीच में अब मैं कहता हूं तो वो 8 है, मींस स्ट्रांगली से एक्सट्रीमली प्रेफरेबल, और रीच जो है वो 1/8 हो जाएगा। इसी तरह रीच वर्सेस रीच 1 हो गया, करेक्ट।
और अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि मेडिकेम और ओरल बी एक जैसा है, तो जो मेडिकेम और रीच का कंपैरिजन आया है वही ओरल बी और रीच का भी आएगा। करेक्ट? देखिए, मेडिकेम 8 है तो ओरल बी भी 8 है एज कंपेयर टू रीच। और यस। रीच अगर मेडिकेम के साथ 1/8 है तो रीच ओरल बी के हाँ। साथ भी 1/8, क्योंकि वो दोनों इक्वल थे ना असल में। यस। और बाकी वो रीच रीच के साथ 1 है, ओरल बी के साथ 1 है। तो ये मेरे पास एक पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बन गई बेस्ड ऑन आवर थर्ड क्राइटेरियन, दैट इज डिलीवरी टाइम। उसको भी मैंने उसी तरह कॉलम सम करके डिवाइड कर दिया, नॉर्मल मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद उनके मैंने रो को एवरेज आउट किया। तो अब रिलायबिलिटी की बेस पे अब आप देखें 47.1% मेडिकैम भी और ओरल बी भी इक्वली प्रेफर्ड है, जबकि रीच जो है इट इज जस्ट 5.9%। ठीक है जी। तो अब मेरे पास 3 प्रायोरिटी वेक्टर आ गए हैं। चौथा प्रायोरिटी वेक्टर कौन सा होगा? चौथा इन सब का आप इसमें क्रॉस डिलीवरी टाइम का कॉस्ट का। क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया का आपस में हम करेंगे, राइट। तो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे आप देखें। अब मैंने कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट देखूंगा, रिलायबिलिटी वर्सेस, ये बिल्कुल वही वाला है जैसे हमने कहा था कि एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और डिलीवरी टाइम। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा था कि कॉस्ट जो है वो एक्सट्रीमली प्रेफरेबल है डिलीवरी टाइम से और वेरी स्ट्रांगली प्रेफरेबल है टू रिलायबिलिटी। और जो रिलायबिलिटी है वो वेरी स्ट्रांगली प्रेफरेबल है टू डिलीवरी टाइम। अब इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए जरा नीचे जो हमने मैट्रिक्स बनाई हुई है इसको कंपेयर कर लें। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट तो 1 होगा। कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, उसने क्या कहा है कि जो कॉस्ट है वो रिलायबिलिटी से वेरी स्ट्रांगली प्रेफरेबल है, करेक्ट, व्हिच इज 7। सर। और दैट मींस रिलायबिलिटी 1/7। और इसी तरह जो कॉस्ट है वो डिलीवरी टाइम से क्या है, एक्सट्रीमली प्रेफरेबल। तो वो मैंने क्या कहा 9, और कॉस्ट यहाँ पे 1/9 होगा, करेक्ट। अब आ गया रिलायबिलिटी वर्सेस डिलीवरी टाइम। तो रिलायबिलिटी वर्सेस डिलीवरी टाइम जो है वो स्ट्रांगली प्रेफर्ड है, सो इट इज 7 and this would be 1/7. Is it clear? यस। Okay. So next step is normalizing them. Normalize कर लिया। Normalize करने के बाद क्या है, मैंने तीनों को एवरेज आउट किया। तो अब ये जो प्रायोरिटी वेक्टर आया है ये मेरा क्राइटेरिया का, 3 जो क्राइटेरिया था उनका प्रायोरिटी वेक्टर है। और इसका मतलब ये बन रहा है कि कॉस्ट मेरे लिए 72.9% इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी मेरे लिए 21.6% इंपॉर्टेंट है, और डिलीवरी टाइम जो है वो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मे बी 5.5% इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर नाउ? यस। अच्छा, अब प्रैक्टिकली लाइफ में हो ये होता है कि हो सकता है मेट्रो के पास इतना स्टॉक पड़ा होता हो कि उन्हें डिलीवरी टाइम अगर कोई हफ्ता 10 दिन लेट भी आ जाए तो कोई शायद फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसकी प्रायोरिटी बहुत कम है। ठीक है। इन बेसिस पे उन्होंने ये बताया होगा कि कॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी टाइम। अब मेरे पास 4 मैट्रिक्स आ गए। अच्छा, इन चारों का मैंने कंसिस्टेंसी रेशियो को मैं स्किप करता जा रहा हूँ, करना है हमने लेकिन मैं फिलहाल स्किप कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी रेशियो को हम अलग से देख लें। अच्छा, अब मेरे पास 4 मैट्रिक्स हैं तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो 4 वेक्टर्स वेक्टर हैं, जो मेरे 3 वेक्टर्स हैं क्राइटेरिया वाले, उन तीनों को इकट्ठा करके एक मैट्रिक्स बना दो, यही कहा था। अब जी। मेरे पास कॉस्ट की जो वो जो प्रायोरिटी वेक्टर था ना, आप पीछे जाके देखोगे तो वो ये वाला था।
कि रीच जो है वो 63.2% है और ये 29.6% है। रिलायबिलिटी का जो मेरा प्रायोरिटी वेक्टर था वो ये वाला है कि मेडिकैम जो है रिलायबिलिटी के लिहाज से 59.1% इंपॉर्टेंट है। और जो मेरा डिलीवरी टाइम के लिहाज से वेक्टर आया था वो ये वाला है। तो अब आप देखेंगे 47.1% ये भी और 47.1% ये भी बराबर है। तो इन तीनों प्रायोरिटी वेक्टर्स को अब मैंने यहाँ पे लिख लिया इस तरह अरेंजमेंट में कि मैंने ऊपर जो है वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका नीचे वेक्टर लिखा हुआ है, और इधर मेरे पास उसी तरह मेडिकैम, रीच, ऑरल बी जो पहले हमारे सीक्वेंस में चल रहा था वही। इधर रिलायबिलिटी है और इधर डिलीवरी टाइम है। एनी क्वेश्चंस? नो। नो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप 7, और वो ये था हमने ट्रांसपोज लेना है जो क्राइटेरिया वाला चौथा प्रायोरिटी वेक्टर था। पहले तीन को तो मिला के मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, ओवरऑल प्रायोरिटी मैट्रिक्स आ गई वो। और तीसरा चौथा जो था क्राइटेरिया वाला, उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। करेक्ट? और ट्रांसपोज क्या था? ये मेरे पास प्रायोरिटी वेक्टर था और इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब वो ये बन गया। यहाँ पे कॉस्ट थी, यहाँ पे क्या था? रिलायबिलिटी थी, रिलायबिलिटी। और यहाँ पे डिलीवरी टाइम यस। था। राइट? तो अब यहाँ पे कॉस्ट आ गई, यहाँ पे रिलायबिलिटी आ गई, और यहाँ पे डिलीवरी टाइम। रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रोज में चेंज कर दिया। करेक्ट? या रोज को कॉलम में चेंज कर दिया की बात। ओके, अब मेरे पास ओवरऑल प्रायोरिटी वेक्टर, फाइनल प्रायोरिटी वेक्टर क्या है वो देखना है, जिसमें तीनों क्राइटेरिया का भी आ जाए और क्राइटेरिया का आपस में भी आ जाए। तो उसमें हमने कहा कि ये जो मैंने ट्रांसपोज लिया हुआ था, ये कॉस्ट का है, ये रिलायबिलिटी का है, और ये डिलीवरी टाइम का है। और ये मेरे पास वो मैट्रिक्स पड़ी हुई है, इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। ये 7.29 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 0.216 को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, और प्लस इस वाले को इससे करते हैं। जब भी कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो नंबर इन तीनों से होगा। करेक्ट? ये मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने, ये एफएससी में पढ़ा होगा। अच्छा, सो दैट मीन्स अ पॉइंट सेवन यस, टू पढ़ा नाइन था। है ना, अ 0.729 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस सॉरी, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरे वाला 0.216 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, प्लस ये तीनों से हुआ। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो मेरे पास ये फाइनल ओवरऑल प्रायोरिटी वेक्टर आ गया, विच सेज कि तीनों क्राइटेरिया को जब हम सामने रखते हैं तो मेडिकैम की प्रेफरेंस जो है वो 37% है, रीच की जो प्रेफरेंस है वो कितनी है, 48.1%, और ओरल बी की जस्ट 1.48%, 14.8%। ठीक है? तो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? रीच की। रीच की। सो मैं रीच को सिलेक्ट करूं। करेक्ट? ये है सारा प्रोसेस जिसकी बेस पे हम जो अपना मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। अब इसके बाद इसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ हमारे पास जो कंसिस्टेंसी रेशियो है वो कैसे चेक करनी है। बल्कि मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, और कंसिस्टेंसी रेशियो इससे अगले लेक्चर में हम करते हैं। करेक्ट? ताकि हम नई रिकॉर्डिंग उसके लिए मैं अलग